हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। आज का वीडियो बहुत ही अलग है। इस टाइप का वीडियो मैंने पहले कभी नहीं किया है। और आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट टाइप का वीडियो है। और ये वीडियो आपको बहुत सारी चीजें समझाने के लिए किया गया, ठीक है। देखिए, एग्जामिनर जब आपकी पेपर कॉपी चेक करता है, आप में से बहुत लोगों ने अपनी पेपर कॉपी वापस मंगाई है। और कभी कभार आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से पेपर चेक हुआ, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कहीं कहीं पर आपको ग्रीन टिक किए हुए हैं पूरा। और आपको लगता है कि यार मैंने तो पूरा सही लिखा है, इसने ग्रीन टिक किया है, कहीं कैंसिल भी नहीं किया, फिर भी पूरे नंबर नहीं दिए। आज मैं आपको चेकिंग के बारे में एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, जिससे आपको रियलाइज होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लग रहा है कि हम तो बीकॉम का एग्जाम लिख रहे हैं। हम और बौड़ कुछ भी पॉइंट बीच में घुसा देंगे मेन पॉइंट के साथ साथ, और हमें नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जो एग्जामिनर है ना, वो पढ़ता सब कुछ है। इवन अगर वो चीजों को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है ना, तो वो पढ़ सब कुछ रहा है। भले ही वो टिक भी दे रहा है। आपको लग रहा है कि चल मैं बच गया, और बॉड़ लिख दिया मैंने, बीच में फालतू फालतू लिख दिया, कोई इररिलेवेंट पॉइंट भी डाल दिया, उसने देखा नहीं, वो आगे बढ़ गया। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आज का लेक्चर ना तो इंस्टीट्यूट की बड़ाई करने के लिए है, ना बच्चे की गलतियां शोकेस करने के लिए। सिर्फ आपको आगाह करने के लिए है कि पेपर में कुछ भी लिखने से आपको नंबर नहीं मिलते। मटेरियल कंटेंट जो किताब में लिखा है, मॉड्यूल में, वो लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। चलिए दिखाता हूं मैं। ये पेपर है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अटेम्प्ट, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और हायर परचेस में डिफरेंस क्या है। वो 7 नंबर का क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 या 7 नंबर का, ठीक है। अब आप बच्चे का आंसर देखिए, ठीक है। और मैं सिर्फ रेड से अंडरलाइन, और ये सब गलतियां होती क्यों है पता है, क्योंकि बच्चों की एक बहुत बड़ी हैबिट है, अगर आप ये गलतियां अवॉइड करना चाहते हैं, वो आंसर लिखने के बाद आंसर पढ़ते कभी नहीं है। उन्होंने लिख दिया, टेकन फॉर ग्रांटेड, हमने लिख दिया, हमने कालिदास का दोहा लिख दिया, वापस नहीं चेक करेंगे। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन्स वेयर seller willingness to sell the goods to buyer and buyer is ready to buy absolutely zero, and buyer offered price to seller and seller voluntary or partly deliver goods to buyer, price should be in monetary only, consideration money, consider money only। ठीक है। क्या ये डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की? बिल्कुल भी नहीं। एग्जामिनर ने टिक क्यों दिया पता है? क्योंकि जो पॉइंटर्स लिखने की कोशिश कर रहा था बच्चा, जैसे कि प्राइस, ठीक है, मॉनेटरी, बायर, सेलर, उसने कीवर्ड्स को पकड़ लिया थोड़े थोड़े, तो उसको 1 नंबर बिठा दिया। क्योंकि नीचे हायर परचेस, अब बोलोगे हायर परचेस वाली डेफिनेशन में क्यों नहीं दिया, वो और बर्बाद लिखी है उसने। देखो, हायर परचेस इज कंसिडर एज अग्रीमेंट, कंसिडर एज अग्रीमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अग्रीमेंट टू सेल। उसने खुद ही बता दिया ये अग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है। द पेमेंट इज डन इन इंस्टॉलमेंट पार्ट। अब देखो, दिमाग देखो इसका, इसको डेफिनेशन नहीं आती थी हायर परचेस का, तो इसने क्या किया, द पेमेंट इज डन इन इंस्टॉलमेंट पार्ट पहले इसने लिखा, इंस्टॉलमेंट फेज, फिर वही चीज को इसने अंग्रेजी को घुमा के सेम सेंटेंस लिख दिया, पेमेंट इज डन इन पार्ट। इसको लग रहा है एग्जामिनर बेवकूफ है, वो पढ़ेगा थोड़ी ना। बायर बिकम द ओनर व्हेन लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, ठीक है। पहली बात, यहां बायर नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हायर परचेस में बायर सेलर नहीं होते, हायरर हायरी होता है। अब दोनों में 2-3 वर्ड सही होंगे, उसका इंस्टीट्यूट ने इसको 1 नंबर दे दिया, ठीक है। अब आगे बढ़े, डिफरेंस बिटवीन में बेसिस का कॉलम नहीं है, जबकि बुक में है, यहां कोई बेसिस नहीं लिखा है इसने। सेल्स में लिखता है ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली टू द बायर, एब्सोल्युटली राइट। बगल में क्या लिखता है, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट। किसने बोला भाई ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट होता है हायर परचेस में? वहां लिखा होता है ओनरशिप में बी ट्रांसफर्ड, ठीक है,
एट अ फ्यूचर डेट ऑन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। गलत है ये, ठीक है। इसको लग रहा है यहां पर इन्होंने टिक दे दिया तो उसने पढ़ा थोड़ी ना होगा, पढ़ वो सब रहा है। बायर कैन रीसेल द गुड्स, ठीक है। बायर कांट रीसेल द गुड्स, पहली बात बायर नहीं होगा, हायर ही होगा। दूसरा, गुड्स कैन, बायर कैन प्लेज द गुड्स, रीसेल और प्लेज अलग अलग पॉइंट है ही नहीं बुक में। इसने सोचा एक तो रीसेल दे दूं, एक तो प्लेज दे दूं, अलग अलग हो जाएगा, दो पॉइंटर बन जाएंगे, ठीक है। बायर कांट प्लेज, फिर बायर लिख दिया इसने उठा के, ठीक है। अभी आगे भी है, बायर बिकम इमीडिएटली ओनर। अब जो इसने पहला पॉइंट लिखा था, अब इसको याद नहीं आ रहा, वही पॉइंटर्स ये उठा के वापस डाल दे रहा है। मतलब फर्स्ट पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट रिपीट कर दिया इसने। बायर बिकम ओनर लास्ट, अब इसको याद आया लास्ट इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट है, पहले नहीं याद आया था। इट इज कंसिडर्ड एज सेल, इट इज कंसिडर्ड एज अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। एग्जामिनर ने क्या बोला, एक नंबर ऊपर दिया, दो नंबर नीचे दिया, टोटल मिला के 3 नंबर दे दिया। क्या सही दिया? एब्सोल्युटली सही दिया, क्योंकि इसके मात्र इनमें से दो पॉइंटर्स सही हैं, बाकी सब इसने खुद बनाए। तो इससे क्या समझ में आया, मैं और बॉर्ड लिखूंगा, फालतू फालतू कुछ भी बीच में घुसा दूंगा, इधर उधर के पॉइंटर्स जो रेलेवेंट ना हो, ये सोच के कि एग्जामिनर पढ़ेगा थोड़ी ना पेपर, ऐसा नहीं हो, सब पढ़ते हैं, ठीक है। एक और आंसर देखते हैं, 5 का ए, ठीक है। भाई यहां पर लिखना चाहते हैं 16(1) का क्वालिटी फिटनेस, ठीक है। लॉ की लैंग्वेज देखिए, अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इफ द सेलर स्टिप्यूलेट एनी कंडीशन, पहली बात तो ये पॉइंट ही गलत है, सेलर कुछ भी स्टिप्यूलेट नहीं करता, बायर अपना पर्पस बताता है, और बायर रिलाई ऑन द स्किल। यहां पर पूरे सेंटेंस में, पूरे इसमें खाली वर्ड क्या सही है, स्किल, जजमेंट ऑफ द सेलर, सेलर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द गुड्स प्रॉमिस, बस ये 4 वर्ड सही है, स्किल, जजमेंट, सेलर रिस्पॉन्सिबल। एंड इफ बायर हैज गिवन स्पेशली डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, ये तो पूरा ही बेकार है, उसने एक दे दिया, एक नहीं इनफैक्ट दो दे दिया उसने, यहां पर बहुत ज्यादा दे दिया, मेरे हिसाब से तो एक देना चाहिए था, दो दे दिया। उसके बाद, ठीक है, इनको एक मिला स्टेप मार्किंग। अब ये एक उसने क्यों दिया है, ये तो मेरे समझ के परे है, मतलब क्यों दिया गया है भाई, ये तो मेरे समझ के परे है कि ये एक नंबर क्यों दिया गया है एक्स्ट्रा, बट दिया है उसने, चलो ठीक है, कोई नहीं, भगवान जाने क्या चीज के लिए दिया। उसके बाद दूसरे में क्या है, कंक्लूजन में इनको एक नंबर मिला है, कोई कंक्लूजन सही है। तो देखो सर, मार्क्स आपके वहीं कटेंगे जहां आप इंस्टीट्यूट को मौका देते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा बोले सर मैंने तो सही लिखा, मुझे फिर भी नहीं मिला, ओ भाई वो केस में इंस्टीट्यूट भी गलत है। बट जहां पर बच्चे अपना पेपर मंगा रहे हैं, अपनी गलती देख रहे हैं, तो कोशिश करिए उसको वापस दोहराए ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको यहां पर दिख रहा है उसने टिक किया है, ठीक है, 2 के ए में उसने आपको 2 नंबर दिए हैं, एक नंबर यहां दिया है और एक नंबर कंक्लूजन में दिया है। तो अब आप ये नहीं चिल्ला सकते कि भाई इसने तो टिक दिया है, इसको तो पूरे नंबर देने चाहिए। उसने तुम्हारा पूरा पढ़ के तुमको 2 नंबर दिया है, बस उसने कैंसिल आउट नहीं लगाया है। अब देखो मैं लगाता हूं, a contract of sale is made when the seller is ready to sell the goods and the buyer is also ready to buy, फालतू, and the seller has been offered money only। जो मन में आया वो डेफिनेशन इसने लिख दी है। डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर अ कंसिडरेशन विच इज प्राइस। तो ये तो गड़बड़ी है। when the goods of when the goods of ownership transfer to the buyer, then liability of goods bear by buyer if any default occur during transit or otherwise। ग्रामर तो मर चुका है, ग्रामर तो मर गया है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, मोटा मोटी ठीक है। नेक्स्ट, when goods is specified, specific नहीं specify by buyer for purpose he buy, okay, goods, then seller
हैज रिस्पॉन्सिबल टू मेक इट एज पर द पर्पस ऑफ बायर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कुछ भी लिखा है, एसपीडी होना चाहिए, स्किल पर्पस डीलिंग, जो मन में आया वो लिखा है। मेक्स गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेज, स्टेट होना चाहिए, स्टेज है। ड्यूरिंग द इफ द गुड्स, ड्यूरिंग इफ गुड्स बिकम डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय की स्पेलिंग देख लो, DISTROI, और डैमेज विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ एनी पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट इज void। मुझे तो समझ ही में नहीं आया कहना क्या चाहता है यहां पर। एग्जामिनर को कुछ समझ में आया होगा, मेरे को लगता है उसने इसको इसको मिला के एक नंबर दे दिया होगा इसको, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ में आया क्या कहना चाहता है। अब देखते हैं कंक्लूजन में। एक्स कांट रिकवर प्राइस फ्रॉम वाई ड्यू टू डिस्ट्रॉय ऑफ गुड्स, ड्यू टू डिस्ट्रॉय ऑफ गुड्स एंड रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। चलो एक नंबर यहां पर भी दे दी, ये तो चलो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप, मैं ये वीडियो से आपको दिखाना क्या चाह रहा था पता है? सबसे पहली चीज, रीड योर ओन आंसर, रीड योर ओन आंसर ऑलवेज। एटलीस्ट 10 मिस्टेक्स तो आपको वहीं पर मिल जाएंगी खुद से। दूसरी बात, डोंट एक्सपेक्ट टू राइट एनीथिंग एंड गेट मार्क्स, वो नहीं होने वाला। तो अब इसके बाद जितने लोगों ने अपनी शीट मंगाई है ना, और वो उतने दिन से टिक देख के ये सोच रहे थे कि मुझे तो पूरे नंबर मिलने चाहिए, पूरे नंबर, एक बार अपना आंसर पढ़ना। याद रखना, एग्जामिनर ने भी पढ़ा है, उसने आपके स्कूल टीचर जैसा उसमें लाल लाल मार्क नहीं लगाया है कि कहाँ कहाँ पे गलती है, लेकिन पढ़ा उसने भी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर द एग्जाम। आपको और मेरी तरफ से कुछ चाहिए हो तो जरूर बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अब 24 तारीख को हमारा फुल डे मैराथन है, एंड आज आपने टेस्ट ऑलरेडी सुबह 2 बजे से दे रहे हैं, और अगले दिन, ठीक है, तक 2 बजे तक ये टेस्ट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।